नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ सुमरिनी के मन के तीसरे अध्याय ढीले चुंडों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की 2 वीडियोस में मैंने इसके पहले पाठ बालक बच गया और दूसरे अध्याय घड़ी के पूर्व की व्याख्या दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने उनके प्रश्न उत्तरों को भी हल किया है और आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इस तीसरे अध्याय के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें पुराने रीति रिवाजों के ऊपर बात की गई है कि किस तरीके से पुराने रीति रिवाजों के ऊपर यहाँ चर्चा की जा रही है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है ढीले चुन लो और ये भी सुमरिनी के मन के से संकलित है, जिसके जो रचनाकार है वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इसमें लेखक ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक और जो पुराने रीति रिवाज है उनके माध्यम से यहाँ पे कुछ उदाहरणों को प्रकट करके रीति रिवाजों की किस तरीके से पहले विवाह होता था उसकी विधि यहाँ पर बताई है। आगे पाठ के अंत में बताऊंगी कि पाठ का मकसद क्या है, साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में यहाँ सबकी बात की जा रही है कि पहले उदाहरण है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, जिसकी जो नायिका है पोर्शिया वो अपने जो हस्बैंड है बहुत ही सुंदर तरीके से रीति अर्थात बहुत ही सुंदर जो रीति रिवाज है उनके तरीके से वो चुनती है। दूसरा है हरिश्चंद्र का जो दुर्लभ बंधु है। हरिश्चंद्र यहाँ बात की जा रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो उनका जो रचना है दुर्लभ बंधु, उसमें पुरश्री के सामने 3 पेटियां होती हैं। ठीक है, 3 पेटी यानी 3 बॉक्सेस होते हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी पेटी लोहे की। एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है, यानी जो लड़की है अपने लिए जो वर ढूंढेगी उसके सामने 3 पेटियां रखी है, एक गोल्ड की, एक सिल्वर की और एक आयरन की, लोहे की। तो उन 3 में से किसी एक में जो लड़की है पुरश्री की, उसकी प्रतिमूर्ति यानी उसकी मूर्ति रखी है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक पेटी को चुन लो, और जो भी लड़का स्वयंवर के लिए आता है उससे कहा जाता है कि इन तीनों में से किसी एक पेटी को चुन लो। अक्कड़बाज सोने की पेटी चुनता है, यानी जो हरिश्चंद्र जी का जो यहाँ पे नाटक है उसकी यहाँ बात चल रही है कि वो जो अक्कड़बाज होता है, जो काफी अक्कड़ वाला होता है, वो सोने की पेटी चुनता है और लौटना पड़ता है, क्योंकि सोने की पेटी में उसको पुरश्री की प्रतिमूर्ति नहीं मिलती। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि उसको लोभी को भी उसमें चांदी की पेटी में भी उसकी प्रतिमूर्ति नहीं मिलती। हाँ, सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनता है और उसे पहला इनाम मिलता है। और जो सच्चा प्रेमी है, जो स्वयंवर के ही मकसद से आया, जिसको किसी तरह का लाभ, लोभ, लालच नहीं है, जिसने सोने चांदी को ना चुनकर लोहे की पेटी चुनी और वो जीतता है और उसको स्वयंवर में वही उसका वर बनता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी, अब यह लॉटरी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है कि लॉटरी के तरीके से यहाँ स्वयंवर हो रहा है, यानी अंदाजे से कि जिसको जो मिल गया ठीक है, वरना जो जीता उसकी दुल्हन। तो ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। अब यहाँ हिंदू की प्रथा की भी बात की जा रही है, जिसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, और जिसमें नर जो है प्रश्न पूछता था और नारी को उसका आंसर ढूंढना होता था, यानी उस प्रश्न का उत्तर उस लड़की को ढूंढना होता था। स्नातक विद्या पढ़कर यानी ग्रेजुएट होकर, नहा धोकर, माला पहनकर किसी की बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता था, और जब लड़का स्वयं को अपने विवाह योग्य समझता था तो वो ग्रेजुएट होकर, नहा धोकर, माला पहनकर किसी के भी घर पहुंच जाता था जो उनको पसंद है। और क्यों पहुंच जाता था, यानी उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। ये सारे रीति रिवाजों की बात हो रही है। वह उसे गौ भेंट करता, और अगर पिता को लड़का पसंद है तो वो उसे गौ भेंट करता। इसके बाद वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखता और कहता, इनमें से एक उठा ले। लड़का था, जो वर था, वो मिट्टी के ढेले लड़की के सामने रख देता और कहता, इनमें से एक उठा ले। और नर जानता था कि वह इन ढेलों को कहाँ से लाया है, पर कन्या नहीं जानती थी, क्योंकि इसमें आगे पता चलेगा ऐसा क्यों। यह तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी,
चौराहे की मिट्टी, शमशान की धूल आदि चीजें होती थी। यानी अलग अलग मिट्टी के ढेले इकट्ठे कर लेता था, और अगर उसने कोई गलत मिट्टी इकट्ठी कर ली, चुन ली, तो इसका मतलब ये विवाह इससे नहीं किया जा सकता। क्यों? यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी। यानी किसी पूजा पाठ की मिट्टी उसने हाथ लगा दी, लड़का अलग अलग जगह से लाया, कहीं पूजा पाठ की मिट्टी उठा के लाया, कहीं शमशान की मिट्टी उठा के लाया। अब ऑब्वियस है, अगर वो शमशान की मिट्टी को हाथ लगाएगी तो वो अपशगुन की बात होगी। तो लड़की को तो नहीं पता ना कौन सी मिट्टी कहाँ की है। तो इससे ये होता था कि अगर लड़की वेदी की मिट्टी को हाथ लगा ले तो वैदिक पंडित संतान होगी, गोबर चुना तो पशुओं का धनी बनेगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, और मसान यानी शमशान की मिट्टी को हाथ लगाया तो अशुभ माना जाता है। शमशान तो अशुभ ही वैसे होता है, वहां पे लोगों को मतलब उनका दाह संस्कार किया जाता है। यदि वह नारी ब्याही गई तो घर शमशान के समान हो जाएगा। मतलब इस रीति के आधार पर लड़कियों के साथ विवाह तय होता था। ये रीति बताई जा रही है हिंदू धर्म की। गौ भेंट तो आज के टाइम में भी जब फेरे होते हैं हिंदू धर्म में तो उसमें भी गौ भेंट करते हैं, लेकिन असली की गौ नहीं, लेकिन एक पंडित के तौर पे जो मिट्टी की गौ होती है, कि कन्यादान जिसको कहा जाता है, वो आज के समय में भी होती है। रीति रिवाज में कुछ अंतर आया है पर पूरी तरीके से नहीं बदले हैं। अब बात कर रहे हैं राजपूत की। जैसे राजपूत की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थी, और जो राजपूत की लड़कियां होती थी बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की, तो उनकी जो कन्याएं होती थी वो कौन सुंदर है, कौन ज्यादा यशस्वी है, और वो देखकर वर चुनती थी। वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी का वर्ण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है। और आगे चल के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वो यही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन यापन करना है, कहाँ तक उचित है कि आप मिट्टी के ढेलों के आधार पर अपने जीवन साथी को चुने। ठीक है, मिट्टी कहाँ तक उचित है। तो ये पाठ की सार्थकता यही स्पष्ट हो जाती है कि पाठ का नाम है ढेले चुन लो, कि ये तो किस्मत की बात हो गई कि वो क्या चुनेगा या क्या चुनेगी। हर मंगल, बृहस्पति, शनिचर की कल्पित चाल का भी कल्पित हिसाब लगाते हैं। व्यात्स्यायन के अनुसार आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है, आज का पैसा कल की मोहर से अच्छा है। तब आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस के तेज पिंड से। कबीर ने भी कहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए सियार। और आगे चल के कबीर की पंक्तियों के माध्यम से जो गुलेरी जी हैं उन्होंने अपनी बात की सार्थकता को स्पष्ट किया है कि कहाँ तक उचित है, ये कैसे रीति रिवाज है कि इससे बढ़िया तो पत्थर को पूज रहे हैं और पत्थर को पूजे जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया तुम पहाड़ों को पूज लो। ठीक है, इससे तो चक्की भली, चक्की भी तो पत्थर ही है, और उससे क्या होता है, इससे तो हमें खाना मिलता है, और इस खाने से संसार का पेट भरता है। तो यहाँ पर जो गुलेरी जी हैं उन्होंने जो पुराने रीत रिवाज, शादी विवाह के जो बने बनाए नियम है, जो ढेले चुन लो के आधार पर लड़का लड़की का जीवन तय किया जाता है, उनका जीवन साथी चुना जाता है, ये कहाँ तक उचित है। उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से जो पुराने रीति रिवाज है उनका खंडन किया है, उनका विरोध किया है, और इस तरीके को उन्होंने गलत बताया है। तो ये जो पाठ है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उन्होंने छोटे से उदाहरणों के माध्यम से, छोटे-छोटे उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को बहुत आसान तरीके से स्पष्ट करने की यहाँ कोशिश की है, और आशा करती हूँ आपको भी मेरी जो द्वारा दी गई जो व्याख्या है बहुत सरलता से समझ आई होगी। उसके बाद भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया। प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें जो स्टोरीज है आपको उसमें उसके बारे में लिखना है। वैदिक काल की वो पूरी की पूरी कहानी लिखनी है जिसमें लॉटरी चलती थी। उसमें नर जो था पूछता था प्रश्न, और नारी को उसको पहेली को बूझना पड़ता था। नर स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के घर पहुंच जाता था। वह उसे गौ भेंट करता था, पीछे वह कन्या के सामने मिट्टी के कुछ ढेले रख देता और उससे कहता कि इनमें से एक उठा ले। ये ढेले प्राय 7 प्रकार के होते थे, जिसमें से वह और ये इन ढेलों के बारे में लड़की को नहीं पता होता था कि जो नर है कहाँ-कहाँ से लाया है, पर लड़के को पता होता था।
इन ढेलों में वेदी, गौशाला, खेत, चौराहे, शमशान की मिट्टी होती थी। यदि वह वेदी को उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छुई तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी चुनी तो अशुभ होगा। यदि किसी नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले तो ब्याही जाए। इस प्रकार वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। मतलब पूरी जो एक एक कहानी है, जो पूरा एक वैदिक काल की बात की जा रही है, वो आपको पूरा का पूरा लिखना है। बस आपको याद रखना है कौन से काल में कहाँ की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न है दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। इसमें वही पेटी है जिसमें सोने, चांदी और लोहे की पेटी थी, जिसमें से किसी एक पेटी में पुश्री की जो थी प्रतिमूर्ति थी, और जो उसको चुन लेगा वो उसकी हो जाएगी। तो जो पहले अक्कड़बाज आता है वो सोने की चुनता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो हार जाता है। दूसरा लोभी आता है, वो चांदी की चुनता है, उसमें भी उसको प्रतिमूर्ति नहीं मिलती है। जो सच्चा प्रेमी आता है वो लोहे की पेटी छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। तीसरा प्रश्न है जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन-कौन से फल प्राप्त होते हैं। इसमें वो वैदिक काल वाला आएगा, जिसमें कि अगर वेदी का ढेला चुना तो संतान वैदिक पंडित होगी, गोबर का चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी चुनी तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी छुई तो अशुभ माना जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पूज पहाड़, कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो पहाड़ों को पूजो। इससे तो चक्की भली, और इससे अच्छी तो चक्की है, वो भी पत्थर की होती है, पीस खाए संसार। और अगर उसकी पूजा करोगे, पूजा करना यानी उसका सही उपयोग करोगे, तो उससे अनाज की उत्पत्ति होगी और पूरा संसार उस अनाज का सेवन कर सकेगा। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों को दूर बैठे बेड़े बेड़े मिट्टी और आग के ढेलों मंगल, शनिचर और बृहस्पति की कल्पना चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक है वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मिट्टी के ढेलों पर भरोसा करना कहाँ तक उचित है। हम कैसे अंदाजे के तौर पे अपना वर या अपना साथी ढूँढ सकते हैं, और कहाँ तक हम शनि और ये बृहस्पति के भरोसे बैठ सकते हैं कि कल हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या होगा, सारी कल्पनाएँ हैं। हम कल्पना के भरोसे बैठे हैं कि कल्पना करके अपने भाग्य का मिलान उसके साथ करते हैं कि हम उसके साथ ऐसे विवाह करेंगे तो हमारे साथ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जिस जगह को आप जानते हैं वही ठीक है। जो अभी आपको प्रेज़ेंट आपके बारे में पता है वो ही अच्छे है। दूर का आगे, ज़्यादा दूर का कल्पित फ्यूचर और बातें करना, जो मेहनत करके अगर आप चाहते हैं कुछ पाना, तो अंडरस्टैंड कि फ्यूचर सबका होना चाहिए, सबको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में क्या करना है। लेकिन अगर आप कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे, कोई मेहनत नहीं कर रहे और आगे फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं कि हम बैठे-बैठे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो सारी बातें व्यर्थ हैं। तो विवाह के लिए भी यहाँ किया गया है, बात कही गई है कि इन सब चीज़ों के भरोसे बैठकर विवाह करना ये कहाँ तक उचित है। दूसरा है आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। यहाँ बात की जा रही है कि हम आज की चीज़ को छोड़कर कल के पीछे भाग रहे हैं। ये जो कथन है वात्सायन का है, और वो कहते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में है वह उससे अधिक अच्छी है जिसकी हमें कल मिलने की संभावना है। यानी कन्फर्म नहीं है, संभावना है। संभव है कि वह चीज़ हमें कल मिले ही नहीं, अतः वर्तमान में जीना बेहतर है। आज हमें कम पैसा मिल रहा है और कल काफ़ी धन मिलने की संभावना है, तो हाथ का पैसा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कल के धन से। तो इस तरीके से इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूँगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।